जेई मेन 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेम जीपी इज 150। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर स्क्वायर इज। तो जीपी की अगर हम बात करें तो यही स्टैंडर्ड जीपी अपने पास गिवन है, जिसका फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी अपने को मिली ए आर स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। अब इसके इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन हमें 15 गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया a बाई 1 - r = 15 और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर कह रहा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स, तो अगर हम इस जीपी के हर टर्म का स्क्वायर कर दें तो पहला टर्म हमें मिल गया ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म मिल गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो स्क्वायर करने से नई जीपी आई है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो हमें आर स्क्वायर मिल गया एंड फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर भी अगर हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज़ कर ले, समेशन का फॉर्मूला यूज़ कर ले, तो ये हमें मिल जा रहा है ए स्क्वायर बाई 1 - r स्क्वायर और ये समेशन अपने को गिवन है 150। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 गिवन है इसको इस तरह से लिख लेते हैं, a बाई 1 - r टाइम्स a बाई 1 + r और इक्वल टू 150। तो अब अगर हम देखें a बाई 1 - r की वैल्यू यहाँ पर 15 गिवन थी, तो अगर हम a बाई 1 - r इक्वल टू 15 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है a बाई 1 + r इक्वल टू 150/15 मतलब 10। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब सिंपल एक काम ही कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, तो फर्दर रिजल्ट हमें मिल जाएगा a बाई 1 - r डिवाइडेड बाई a बाई 1 + r इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10। तो सिंप्लीफाई करें तो ये 1 + r पलट के ऊपर आ जाएगा, तो अपने को मिला 1 + r बाई 1 - r इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या सिंपल 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने को मिला 2 + 2r इक्वल टू 3 - 3r। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 5r की वैल्यू 1 मिल गई और r की वैल्यू मिल गई 1/5। और अगर हम r की वैल्यू का इस इक्वेशन में यूज़ कर लें, ठीक है, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल रहा a बाई मतलब a इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 - 1/5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, हो गया 15 माइनस 5 3 जा 15, तो ये अपने को मिल गया 12। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो ये अपने को मिल गई है 12। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो आर स्क्वायर इज। तो रिक्वायर्ड सम हो जाएगा a बाई 1 - r स्क्वायर। a की वैल्यू 12 थी, 1 - r स्क्वायर, तो ये हो गया 1/25। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, हो गया 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24। तो ये 2 हो गया और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल गया 25/2। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ 1 + x⁻20 is expanded in the form of summation of 20 cr x power r where r varying from 0 to 20, then the value of summation of r square 20 cr where r varying from 0 to 20 is। तो एक काम ही करते हैं, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें चाहिए समेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा, आर स्क्वायर टाइम्स 20 सी आर। अच्छा, अब यहाँ पर इसे मैनिपुलेट करने के लिए एक काम ही करते हैं, समेशन भी लगा देते हैं और आर की वैल्यू वेरी कर रही थी 0 से 20। तो एक काम ही कर लेते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो मतलब r टाइम्स एन सी आर, इसको लिखा जाता था n टाइम्स n-1 सी आर -1। और ये प्रॉपर्टी सिंपल अगर हम एन सी आर को मैनिपुलेट करें तो ये n/r इंटू n-1 सी आर -1 ये इस तरह से होती थी। तो इसके मैनिपुलेशन से हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई है। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो r टाइम्स एन सी आर को हम n टाइम्स n-1 सी आर -1 लिख सकते हैं, यानी कि ये नंबर और ये जो हमारे पास सब्सक्रिप्ट आया अगर सेम है तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो हमारे पास ये जो n गिवन है ये n बाहर आ जाएगा और ये जो n है इसके प्लेस पे n-1 हो जाएगा एंड ये जो r गिवन है इसके प्लेस पे r-1 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं इसके मैनिपुलेशन में। तो सबसे पहले तो एक काम ये किया कि एक r अलग करके एक r अंदर भेज देते हैं, तो ये हो गया 20 सी आर
और एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे n ही लेकर चलते हैं, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ से देखें और r की वैल्यू यहाँ पर वेरी करा देते हैं 0 से n तक, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये r टाइम्स एन सी आर, इसको तो लिख दिया है n टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन, और एक r बाहर था उसको एज इट इज रखा, और यहाँ था समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। अच्छा, n यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, r 0 से n तक जा रहा तो r यहाँ पर एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, तो अल्टीमेटली n को बाहर कर लेते हैं। तो अब अपने पास रिजल्ट आ रहा समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और ये अपने पास हो गया r टाइम्स n माइनस वन सी r माइनस वन। अब इसे फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए इस r में एक काम ही करते हैं कि 1 को ऐड किया एंड 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये ऐसे हो गया n टाइम्स समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और ये हो गया r माइनस वन प्लस वन, और फर्दर हमें मिला n माइनस वन सी r माइनस वन। तो अब एक काम ही करते हैं, n माइनस वन सी r माइनस वन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं और r माइनस वन साथ में रखते हैं, 1 को अलग रखते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अपने को ऐसे मिल गया n टाइम्स समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और ये हो गया r माइनस वन n माइनस वन सी r माइनस वन प्लस n टाइम्स समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n n माइनस वन सी r माइनस वन, ठीक है। तो अब फर्दर अगर हम देखें तो r माइनस वन, यहाँ पर भी r माइनस वन मिल रहा, तो फिर से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला n और एक और n माइनस वन, इससे बाहर आ गया। अब अपने को रिजल्ट मिला समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, और पावर हुई हो गई n माइनस टू, एंड यहाँ से हमें मिला c r माइनस टू प्लस यहाँ से हो गया n। और अगर हम इसको देखें, ये वाला जो टर्म अपने पास आ रहा, ये वाला जो टर्म आ रहा, अगर हम देखें तो समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n एन सी आर, इसकी वैल्यू होती थी 2 पावर n। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपने को मिल गया है 2 पावर n माइनस वन। अच्छा, अब अगर हम r को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, r को 0 पुट किया तो अल्टीमेटली ये सब्सक्रिप्ट में हमें 0 माइनस वन मिल जा रहा है, जो कि एक एब्सर्ड टर्म है, तो उसको छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो r है वो वेरी करेगा 1 से n, ठीक है। और जैसे आर को फिर 1 रखा तो लोअर सब्सक्रिप्ट 0 हो गई, और फाइनली अगर हम आर को n रखते हैं तो लोअर सब्सक्रिप्ट हमारे पास n माइनस वन हो गई। तो ये n माइनस वन सी n माइनस वन, यानी कि हाँ, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली टर्म्स हमें कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे, n माइनस वन सी ज़ीरो प्लस n माइनस वन सी वन प्लस अप टू n माइनस वन सी n माइनस वन। तो इसको लिखा जा सकता है 2 पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, फर्दर इसको अगर हम मैनिपुलेट करें तो r को 0 रखा तो एब्सर्ड टर्म मिला, r को 1 रखा तब भी एब्सर्ड टर्म मिला, r को जैसे 2 रखा तो लोअर सब्सक्रिप्ट 0 हो गई। तो जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ से हमें टर्म मिल रहे हैं ऐसे n माइनस टू सी ज़ीरो प्लस n माइनस टू सी वन प्लस अप टू प्लस n माइनस टू सी n माइनस टू, यानी कि यहाँ पर भी सारे टर्म्स मौजूद हैं एन सी ज़ीरो से लेके एन सी एन तक। तो अल्टीमेटली इसका समेशन हो गया 2 पावर n की जगह पर, यहाँ पर n की जगह यहाँ पर n माइनस टू ने ले रखी है, तो अल्टीमेटली इसका समेशन 2 पावर n माइनस टू मिल गया। तो इसको लिखा जा सकता है n माइनस वन इंटू 2 पावर n माइनस टू प्लस n टाइम्स 2 पावर n माइनस वन। अब n की वैल्यू अपने को यहाँ पर 20 गिवन थी, तो 20 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 20 इंटू 90 इंटू 2 पावर 18 प्लस यहाँ से हो गया n, तो ये हो गया 20 इंटू 2 पावर 19। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसको लिख दिया 4 इंटू फाइव, तो यहाँ पर हमने बना लिया 2 पावर 20, तो 4 इंटू फाइव और 90, इसको लिखा 4 इंटू फाइव, और 19 का इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमें मिल गया 95 इंटू इस 4 को लिखा 2 पावर 2, और ये 2 पावर 18 के साथ क्लब होके बन गया 2 पावर 20 प्लस यहाँ से एक 2 अलग कर लिया, और साथ में यहाँ पर बचा 10, और ये बन गया 2 पावर 20। तो एक काम ही करते हैं, यहाँ से जैसे 2 पावर 20 कॉमन किया तो ब्रैकेट मिल गया 95 प्लस 10 दैट इज़ 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 2 पावर 20 टाइम्स 105। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल पी,
and probability of exactly one of A and B is 5/9, then the value of P is। तो अगर हम सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लें कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2p गिवन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, फिर एक काम ही करते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम का, जहाँ से हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी थी एग्जैक्टली इन दोनों में से एक इवेंट हो रहा हो, तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी केवल इस रीजन की, केवल इस रीजन की। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई एग्जैक्टली ए और बी इज 5/9, तो ये 5/9 इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का। अब अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिस्ट किया, ठीक है, तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिस्ट किया तो अल्टीमेटली हमने ये शेडेड रीजन तो लिया ही लिया, साथ ही साथ ये जो ब्लैंक रीजन आ रहा है इसको भी हमने उठा लिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये रीजन एक बार काउंट हो गया ए के साथ में। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखी तो यही रीजन बी के साथ में भी काउंट हो गया, तो ये रीजन दो बार काउंट हो गया, जबकि 5/9 गिवन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज हैपनिंग। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको निकाल देंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर यूँ कहे कि यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया p और प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये हो गया 2p, और यहाँ से मिला ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, क्योंकि इवेंट्स a एंड b इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन थे। ठीक है, और ये इक्वल टू हो गया 5/9 के, तो अल्टीमेटली ये हमें मिला p प्लस 2p माइनस का 2 इंटू पी इंटू 2p इज इक्वल टू 5/9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया अपने पास 3p और माइनस का 2 जा 4p स्क्वायर इक्वल टू 5/9। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से अपने को मिल रहा है 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27p और माइनस का 36p स्क्वायर इक्वल टू 5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल रहा है 36p स्क्वायर माइनस का 27p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें p की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक काम ही करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है 36p स्क्वायर और माइनस का, तो 180 को अगर देखें तो ये 15 इंटू 12। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमें, तो अल्टीमेटली इसको लिखा 15p माइनस का 12p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कॉमन कर ले 3p तो ये अपने को मिल गया 12p माइनस का 5 और माइनस का 1 कॉमन कर ले तो 12p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स अपने को मिल गए 12p माइनस 5 एंड 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें p की वैल्यूज़ मिल रही है, पहली वैल्यू होगी 1/3 एंड p की दूसरी वैल्यू होगी 5/12। तो या तो p की वैल्यू 1/3 होगी या फिर p की वैल्यू 5/12 होगी। तो अल्टीमेटली ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, तो p की वैल्यू या 1/3 होगी या फिर 5/12 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, लेट आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1/z-1 इक्वल टू π/4 देन द लोकस ऑफ z बी अ सर्कल हुज रेडियस एंड सेंटर रेस्पेक्टिवली आर। तो एक काम ही कर लेते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास हो गया रियल एक्सिस, तो ये अपने को मिल गया x डैश, एंड ये अपने पास इमेजनरी एक्सिस हो गई, तो ये हो गया y डैश, ये अपने को मिल रहा ओरिजिन। और अगर हम इसे देखें तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात हो रही है आर्गुमेंट ऑफ z -1 डिवाइडेड बाई z-1, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है और इसका आर्गुमेंट π/4 गिवन है। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम देखें तो -1, 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लोकेट करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं हमें मिल गया -1, 0 एंड 1, 0 यहाँ पर कहीं लोकेट हो गया। ठीक है,
तो अब अल्टीमेटली आर्गुमेंट ऑफ z माइनस माइनस वन बाई जेड माइनस वन इक्वल टू पाई बाई फोर गिवन है। तो इसको अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ये एक सर्कल का आर्क हमें मिल जाता था। तो अब अल्टीमेटली ये सर्कल का आर्क गिवन है जिसकी कॉर्ड माइनस वन कॉमा जीरो एंड वन कॉमा जीरो से पास हो रही है। तो अब हमें इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस लिखना है। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमें इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अब बात ये है कि सर्कल की यहाँ पर दो पोजीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। एक सर्कल की पोजीशन ये हो सकती है एंड दूसरी सर्कल की पोजीशन नीचे की तरफ हो सकती है। तो अब अल्टीमेटली हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा वाला सर्कल हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाला सर्कल मिल रहा है या फिर नीचे वाला सर्कल मिल रहा है। अब अल्टीमेटली ये जो गिवन है, ठीक है, ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हमने z की एक पोजीशन ये ले ली और साथ ही साथ अगर हम देखें, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस वन बाई जेड माइनस वन पाई बाई फोर गिवन था और ये माइनस वन कॉमा जीरो, इसको कह देते हैं a एंड इसको कह देते हैं b। तो ये जो कॉर्ड ए भी हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो इस सर्कल की कॉर्ड हो गई या फिर यूँ कहे कि सर्कुलर आर्क की कॉर्ड हो गई। तो अब अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो अल्टीमेटली वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है एंड वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर कॉर्ड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है तो अल्टीमेटली वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो हमें ये पता चल गया कि सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो अल्टीमेटली इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, यानी कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो अल्टीमेटली उसका जो एब्सिसा होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब हमें उसका ऑर्डिनेट खोजना है कि ऑर्डिनेट उसका क्या होगा। तो अब अगर हम इस z को इस सर्कल पे कहीं पर भी लोकेट करें, तो अगर हम z की पोजीशन ये ले लेते हैं, ठीक है, मान लिया कि z की पोजीशन ये है। तो अब अल्टीमेटली हमने इसको माइनस वन कॉमा ज़ीरो एंड ये वन कॉमा ज़ीरो से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये अपने पास z हो गया। अब z प्लस वन की बात करें तो z प्लस वन अपना ये वाला वेक्टर हो गया एंड z माइनस वन अपना ये वाला वेक्टर हो गया। अब अगर हम इसको आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दें, हमने इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हो ही रहा है कि ये जो z प्लस वन गिवन है, ठीक है ना, ये जो z प्लस वन गिवन है इसका आर्गुमेंट z माइनस वन के आर्गुमेंट से कम आ रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें जो गिवन था आर्गुमेंट ऑफ z प्लस वन बाई जेड माइनस वन इक्वल टू पाई बाई फोर, तो इस कंडीशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो z प्लस वन का आर्गुमेंट होगा वो हमेशा z माइनस वन के आर्गुमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर वाला सर्कल लेते हैं तो अल्टीमेटली ये कंडीशन फेल कर जा रही है। तो यानी कि ये वाली सर्कल की पोजीशन नहीं होगी, सर्कल की पोजीशन नीचे हमें कहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो अब सर्कल की पोजीशन हमने एग्जैक्टली लोकेट कर ली है, ये अपने पास ओरिजिन हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमें सर्कल का सेंटर लिखना है, ठीक है, सर्कल का सेंटर एंड रेडियस लिखना है। तो और हमें पता है कि सर्कल का जो भी सेंटर होगा, यानी कि सर्कल का सेंटर हमें इस वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो सर्कल के सेंटर को हम यहाँ पर कहीं अज्यूम कर लेते हैं और इसको कहते हैं जेड नॉट, ठीक है। अब अगर हम जेड नॉट को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये वन कॉमा ज़ीरो से, तो जैसे हमने जेड नॉट को वन कॉमा ज़ीरो से ज्वाइन किया है तो अल्टीमेटली हो ही रहा था कि मतलब इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जेड नॉट सर्कल का सेंटर हो गया। अब हो ही रहा था अल्टीमेटली कि ये जो z था अल्टीमेटली सर्कल के सरकमफेरेंस पर था और ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये वाला जो एंगल बन रहा था दैट वाज पाई बाई फोर। तो अल्टीमेटली ये वाला जो एंगल बनेगा ये होगा पाई बाई टू। और अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा पाई बाई फोर और ये एंगल 90 डिग्री गिवन था, तो यानी कि ये एंगल भी अपने को मिल गया है पाई बाई फोर। तो इस तरह से अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये जो अपने पास ओ जेड नॉट और बी आ रहा, ये अपने पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब अगर हम ओ जेड नॉट पता कर ले तो अल्टीमेटली ओ जेड नॉट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी रेडियस हमें लिखनी है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे कि जेड नॉट बी सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए बी सर्कल की कॉर्ड थी। तो जेड नॉट ओ ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी ये होगी कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर। तो जेड नॉट बी सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है।
तो अब हमें ये पता है कि ओ जेड नॉट इज इक्वल टू ओ बी, तो ये लेंथ 1 गिवन थी, ये लेंथ भी 1 होगी, तो सर्कल का सेंटर हमें मिल चुका है। सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0, -1, और सर्कल की रेडियस अगर हम देखें, ये लेंथ 1 थी, ये लेंथ 1 थी, और ये हाइपोटेनस अपने पास आ गया, तो यानी कि सर्कल की रेडियस यहाँ पर हो गई है √2। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सर्कल का सेंटर 0, -1 होगा एंड सर्कल की रेडियस √2 होगी।